दोस्तों सो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल स्टडी करेंगे। एंड ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है तुषार ट्रेन जर्नी से। जब तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। ही इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कजिन के वेडिंग के लिए। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्यूज द विंडो सीट। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग किससे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं he had managed into the window seat. उसने विंडो सीट मैनेज कर लिया एंड हिज ग्लूड टू ग्लास पेन। और जो उसकी वो ग्लास पेन से जाके चिपक गया। तभी उसके अंकल, जब वो देख रहा होता है, ही वॉच ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट, मतलब वो देख रहा होता है कि ट्रीज और जो हाउस है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना। तभी उसके अंकल उसे टैप करते हैं शोल्डर पे एंड वो उससे कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है जो ट्रेन है वो पहली बार 150 ईयर्स पहले यूज किए गए थे एंड पीपल बिगिन यूजिंग बस अ फ्यू डिकेड्स अगो। ठीक है। तो तुषार उस वक्त सोचता है, देन पीपल couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire life wherever they were born। तो वो सोचता है कि जब लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे बहुत जल्दी एक जगह से दूसरा, तो क्या वो जहाँ पे पैदा होते थे वहीं पे अपनी पूरी जिंदगी काट देते थे, क्या वो कभी ट्रैवल ही करते थे। वो क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। और ऐसा नहीं होता है, तो हम उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ऐसा नहीं होता था। लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कैसे, उसका आंसर हम बताएंगे। द अर्लीस्ट पीपल एंड व्हाई वर दे ऑन द मूव। तो हम पिछले लोगों के बारे में बात करेंगे और क्यों वो मूव करते थे। तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो हम जानते हैं कि पहले लोग जो है सब कॉन्टिनेंट रीजन में रहते थे 2 मिलियन साल पहले। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैथर्स। और आज जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, हम उन्हें हंटर्स और गैथर्स बोलते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और ये हम उन्हें हंटर्स और गैथर्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से अपना फूड गैदर करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स कॉल्ड फिश, बर्ड्स एंड कैट्स। क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स हंट करते थे या फिर फिश कॉट करते थे या फिर बर्ड्स कॉट करते थे, इसलिए हम उन्हें हंटर्स कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो गैथर फ्रूट गैथर करते थे, रूट्स गैथर करते थे, नट सीड्स और लीव्स को गैथरिंग करते थे, इसलिए हम उन्हें गैथर बुलाते थे। ठीक है। इसीलिए इनका नाम हंटर्स और गैथर्स पड़ गया। The immense variety of plants in the tropical land, like are made that gathering plant produce was extremely important means of obtaining food। तो उस समय पे कई वैरायटी ऑफ प्लांट मिलते थे ट्रॉपिकल लैंड में, और हमारा उस वक्त गैदरिंग करना जो भी प्लांट के प्रोड्यूस है वो बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था फूड को ऑब्टेन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। नन ऑफ दीज थिंग्स वॉज इजी टू डू। और ये सारी चीजें करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। देयर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस। और देखो ये सब करना इतना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे जो हमसे ज्यादा तेज दौड़ते थे। मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर, और कुछ हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते थे। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश, से हम एनिमल्स हंट कर सके या फिश को कैच कर सके या फिर बर्ड्स को कैच कर सके, पीपल नीड टू अलर्ट। ठीक है। लोगों को क्या होना पड़ता था, लोगों को अलर्ट होना पड़ता था। पीपल नीड टू बी अलर्ट। लोगों को अलर्ट होना पड़ता था, क्यों होना पड़ता था। और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता था, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए था, तभी वो ये सारी चीज़ें कर पाते। अब टू कलेक्ट प्लांट्स, और अगर उन्हें प्लांट कलेक्ट करने होते थे या फिर प्लांट के प्रोड्यूस कलेक्ट करने होते थे, तो यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट आर एडिबल। कौन से प्लांट्स के पार्ट्स जो है वो एडिबल है, मतलब खाने लायक है, दैट इज कैन बी ईटन, एज मेनी एज कैन बी पॉइजनस। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन। सो एक्चुअली वो ये भी देखते थे कि जो प्लांट्स हैं उसके कौन से पार्ट्स जो है वो एडिबल है, क्योंकि प्लांट्स के हर पार्ट्स एडिबल नहीं होते, और कौन से खाए जा सकते हैं। कुछ जो होते थे प्लांट्स वो पॉइजनस होते थे, उन्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था कौन सा पॉइजनस है कौन से नहीं। अब आपको ये भी फाइंड करना होता था कि कौन से सीजन में कौन से प्लांट्स के फ्रूट्स जो है वो लाइक राइपन हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे, है ना। और इसी तरीके से उन्हें फिर कलेक्ट करने पड़ते थे फ्रूट्स को।
There are at least 4 reasons why hunters and gatherers move from place to place. Place to place. 4 reasons है उसके wealthy. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. तो अगर वो एक जगह ही रहते तो वो सारे के सारे जो भी वहाँ पे प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज है उनको खा चुके होते, इसलिए दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसलिए उन्हें जो है ना कहीं और जाना पड़ता था फूड को सर्च करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक जगह पे भी वो एक जगह होते थे वहाँ का खा के ख़त्म कर देते थे। अब एक जगह पे ना कोई लिमिटेड रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते थे, इसलिए। सेकेंड रीज़न था उनके मूवमेंट का। एनिमल्स जो है वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ प्रे, अपने प्रे के सर्च में। और इन केस ऑफ डियर या फिर डियर और वाइल्ड कैटल के केस पे वो ग्रास और लीव्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड, इसलिए जो हंट करते थे उन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता था उनका खुद का मूवमेंट, उन्हें एनिमल्स का मूवमेंट फॉलो करना पड़ता था। अब थर्ड रीजन ये था कि प्लांट एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, प्लांट और ट्रीज जो है वो डिफरेंट सीजन में फ्रूट बेयर करते हैं। ठीक है, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो हर एक प्लांट जो है ना, सीजनल प्लांट्स भी होते हैं ना, राइट। तो उन सीजनल प्लांट के सर्च के लिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थ रीजन ये था कि फोर्थ ये था कि पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अब लोगों को, प्लांट को और एनिमल को वाटर चाहिए होता था सर्वाइव करने के लिए। वाटर जो है वो लेक्स ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स में पाया जाता था। कुछ रिवर्स और लेक्स जो होते थे वो पेrennial होते थे, मतलब वो हर एक साल में अवेलेबल होते थे। लेकिन कुछ रिवर्स और लेक्स सीजनल होते थे, जो कुछ सीजन्स में ही पाए जाते थे। जब भी विंटर या फिर समर होता था तो सूखा पड़ जाता था, मतलब वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होता था। तो जो लोग कहाँ पे रहते थे, जो लोग बेसिकली मतलब बैंक ऑफ रिवर के मतलब बैंक्स ऑफ रिवर्स में रहते थे या फिर रिवर के आसपास रहते थे, उन्हें को ट्रैवल करना पड़ता था जिससे वो वाटर को सर्च कर सके। बिसाइड पीपल में हैव ट्रैवल मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इवन वो लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलने के लिए भी जो ट्रैवल करते थे, रिमेंबर दे ट्रैवल ऑन द फुट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उस समय पे बस या ट्रेन अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए वो लोग अपने पैरों से चल के जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स एंड गैथर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो हंटर्स और गैथर्स ने अपने हाथों से बनाई हैं। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स। ऐसा लगता है कि उस समय पे लोग ज्यादातर स्टोन टूल्स या फिर वुड टूल्स यूज करते थे, या तो बोन टूल्स यूज करते थे। और विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड द बेस्ट, जिसमें स्टोन टूल्स ही सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाया है। जैसे देखो ये स्टोन टूल है, these are example of earlier stone tools। ये है एक, these were made of several thousand years later, they were made later। ठीक है, और हाँ, these are made about 10,000 years ago। these are natural pebbles। ठीक है, ये देखो ये natural pebbles है। Some of these stone tools were used to cut meat and bone। तो इन स्टोन टूल्स को जो है यूज किया जाता था मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, स्क्रैप ऑफ बार्क फ्रॉम द ट्रीज, मतलब ट्रीज के बार्क को कट करने के लिए, एंड हाइड्स ऑफ एनिमल स्किन, हाइड्स ऑफ एनिमल स्किन को बनाने के लिए, चॉपिंग ऑफ फ्रूट एंड रूट्स, फ्रूट्स और फ्रूट को चॉप करने के लिए भी यूज किया जाता है। Some may have been attached to handles of bone और wood। कुछ जो है वो बोन और वुड के हैंडल से अटैच किए जाते थे। हाँ, जो जब वुड और देखो ऐसा कुछ हैंडल टाइप का होगा, और यहाँ पे स्टोन टूल्स जो है वो अटैच किए जाते थे। ठीक है, फिर टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, ये लोग स्पेयर्स और एरोज भी बनाते थे हंटिंग करने के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड,
कुछ जो है वो वुड को चॉप करने के लिए यूज किया जाता था, विच वॉज यूज एज फायरवुड। और बेसिकली जो चॉप वुड होता था, मतलब जिन वुड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था, उन्हें एज अ फायरवुड, आग जलाने के लिए यूज किया जाता था। वुड ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स। और लकड़ियां जो है वो घर बनाने के लिए भी यूज किए जाते थे। ठीक है, चूजिंग अ प्लेस टू लिव। अब अभी हम एक मैप में आगे जाएंगे, एक मैप में देखेंगे कि all the places marked with the red triangle are sites from which archaeologists have found the evidence of hunters and gatherers, and many more places. Only some are shown in map. Many sites were located near the resource of water such as rivers and lakes. तो जैसे कि हम लोगों को बोला गया है, जैसे कि जो रेड ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं, जैसे भीमबेटका, ठीक है, करनूल, ऊंसी, ये तीन ही है ना वे, भीमबेटका, ऊंसी और करनूल। इन 3 जगह में हमें स्टोन टूल्स देखने के लिए मिले, है ना। ये पैलोलिथिक साइट्स है, राइट। तो यहाँ पे हमें स्टोन टूल्स देखने के लिए मिले हैं। फिर नेक्स्ट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टोन टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन वॉज इजली अवेलेबल। तो लोगों ने उस जगह ढूंढनी स्टार्ट की जहाँ पे अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टोन मिल सकते हैं। places where stone was found and where people made the places where stone was found and where people made tools are known as factory site। तो बेसिकली एक जगह का नाम यहाँ पे दिया गया फैक्ट्री साइट। अब जो ये फैक्ट्री साइट है, ये प्लेस है जहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते थे एंड जहाँ पे वेयर पीपल मेड, और जहाँ पे लोग टूल्स बनाते थे, जहाँ पे लोग स्टोन से टूल्स बनाते थे और जहाँ पे स्टोन ज्यादातर मिलते थे, उन्हें फैक्ट्री साइट कहा जाता था उस समय पे। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? हमें कैसे पता चला कि कहाँ पे ये फैक्ट्रीज होती थी? यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टूल्स। देखो, यूजुअली हमें ब्लॉक्स मिलते थे स्टोन के, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट। तो टूल्स दैट वर मेड या परहैप्स डिस्कार्डेड क्योंकि दे वर नॉट परफेक्ट, वो इतने परफेक्ट नहीं होते थे। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ चिप्स होते थे स्टोन के जो बेसिकली मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते थे जो बेसिकली वहीं पे छोड़ दिए जाते थे। ठीक है, तो यूजुअली कुछ जो है स्टोन टूल्स हम वो लोग यूज नहीं करते थे क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे, इसलिए वो वहीं पे छोड़ देते थे। कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते थे स्टोन के जो वो वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। Sometimes people lived here for longer spells of time। कभी कभी लोग ज्यादा समय के लिए यहाँ पे रह रहे होते थे। These sites are called as habitation cum factory site। जहाँ पे ये लोग ज्यादा समय के लिए रह रहे होते थे इस तरह की फैक्ट्रीज में जहाँ पे स्टोन टूल्स बनाते थे, अगर वो ज्यादा समय के लिए वहां पे रह रहे होते तो उन्हें हम बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब यहाँ पे देखो जैसे भीमबेटका जो बेसिकली प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। Some sites known as habitation sites are places where people lived। वहाँ पे कुछ जगह को हम habitation sites कहते हैं जहाँ पे लोग रहते थे। ये includes करते caves and rock shelters such as one shown here, जैसे कुछ दिए। People choose these natural caves because they provide shelter from the rain। कुछ नेचुरल केव्स को चूज करते थे क्योंकि ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड, हवा से भी। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू में मिलते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली, और ये रॉक शेल्टर्स जो है वो नर्मदा वैली के भी क्लोज होते थे। जैसे कि ये देखो, ये बेसिकली भीमबेटका का रॉक शेल्टर है, ठीक है। ये केव एक्चुअली यहाँ पे देखो ना जगह भी है। Sites। अब sites are the places where the remains of things, tools, pots, building, etc. were found। अब sites जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे remains मिलते थे, मतलब tools, pots के remains, बचे हुए sources मिलते थे, उनको हम sites कहते थे। These were made, used and left behind by people। ये जो होते थे लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, यूज किए जाते थे और वहीं पे छोड़ के चले जाते थे।
These may be found on the surface of earth. या तो ये अर्थ के सरफेस पे पाए जाते थे या तो अर्थ के अंडर पे बरीड होते थे और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कभी कभी ये वाटर के अंडर में मिलते थे। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मेकिंग स्टोन टूल्स, देखते हैं कि लोग स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे। स्टोन टूल्स वर प्रॉपर्ली मेड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। अब अलग अलग टेक्निक को यूज करके स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। जैसे सबसे पहली, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टोन टूल, स्टोन ऑन स्टोन। पहली टेक्निक को हम स्टोन ऑन स्टोन कहते हैं। हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड। इसमें जो पेबल होता था, मैंने देखा था ना, पेबल कुछ गोल टाइप का होता था। सो जो पेबल होता था फ्रॉम विच द टूल वाज मेड, जिससे टूल बनता था, जिसे हम कोर भी कहते थे, ऑल्सो कॉल्ड एज कोर, वाज हेल्ड इन वन हैंड। उसे एक हाथ में पकड़ा जाता था। अनदर स्टोन विच वॉज यूज एज हैमर, और दूसरे स्टोन को जो बेसिकली जैसे हैमर के जैसे यूज किया जाता था, ठीक है, वॉज हेल्ड इन अदर हैंड। एंड द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल इट रिक्वायर अ शेप वॉज। अरे बेचे, तुम लोगों ने देखा, जैसे एक हाथ पे हमने स्टोन टूल पकड़ा, दूसरे हाथ से हमने उस स्टोन टूल को ठोका और फिर ठोक ठोक के उसे शेप दे दिया। इस तरीके, ये पहली टेक्निक थी। दूसरी थी प्रेशर फ्लिकिंग। दूसरी टेक्निक थी प्रेशर फ्लिकिंग टेक्निक। Here the core was placed on the frame surface. The hammer stone was used on the piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that you could be shaped into tools. यहाँ पे जो कोर होता था, बेसिकली वही जो पेबल होता था, उसे एक फ्रेम सरफेस पे रख दिया जाता था, और जो हैमर स्टोन होता था उसको was used on a piece of bone or stone that was placed on the core. तो जो कोर है उसके ऊपर कोई भी बोन रखा जाता था या फिर स्टोन रखा जाता था, और फिर टू रिमूव द फ्लेक्स दैट, तो और फिर उसे ठोका जाता था जिससे उसमें से फ्लेक्स को रिमूव करा जा सके और फिर उसे एक एक टूल में शेप किया जा सके। फ्लेक्स का मतलब होता है जो उसके जो यूज्ड नहीं हो, जो यूज्ड पार्ट नहीं होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है ना। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब जब हम मैप में देखेंगे तो हमें दिखेगा एक करनूल नाम का केव। हमने करनूल देखा था, राइट? तो जो करनूल है वहां पे ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। तो करनूल में हमें कुछ फायर के नहीं, एश के ट्रेसेस मिले, और ये एश दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, क्योंकि वहां पे हमें कुछ एशेस मिले। तो इसका मतलब उस समय पे उस समय लोग फायर को यूज करते, या कहीं ना कहीं वो फायर से फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। अब फायर को हम कई सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ लाइट। फायर को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया जा सकता है, या फिर टू रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को स्केयर मतलब डराने के लिए भी यूज किया जा सकता है। A changing environment. Around 12,000 years ago, आज से 12,000 साल पहले, there were major change in the climate of the world. तो जो जो दुनिया पूरा वर्ल्ड के जो क्लाइमेट है उसमें कुछ चेंज देखने के लिए मिला था। विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मेनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास लैंड्स। ठीक है, तो देखो, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड आज से कुछ 1200 साल पहले एक क्लाइमेट में मेजर चेंज हुआ था, जहाँ पे जो क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्म हो गया। वार्म का मतलब थोड़ा सा गर्माहट आ गई, और इस गर्माहट ने एक डेवलपमेंट किया। इस गर्माहट की वजह से ग्रास लैंड्स डेवलप हुए। ठीक है, This in led to increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animal that are supplied on grass. तो क्योंकि वार्म कंडीशन की वजह से ग्रास लैंड ज्यादा डेवलप हुए, ज्यादा इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप और गोट एंड sheep एंड कैटल विच आर मोर डिपेंडेंट ऑन ग्रास, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाए और उनका नंबर भी इंक्रीज हो गया।
Those who hunted these animals now followed them, learning about their food and habitat and their breeding season. और जो इन लोगों को हंट करते थे, डियर, एंटीलोप, गोट को, अब वो ये समझ पाए कि बेसिकली ये खाते क्या है और इनके ब्रीडिंग सीजन क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन के सीजन क्या है, ये कब बर्थ देते हैं ये लोग. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेडिंग दीज एनिमल देमसेल्फ. तो धीरे धीरे जैसे ही लोगों ने इनके बारे में जानना शुरू कर दिया कि ये लोग क्या खाते हैं, इनकी अब ब्रीडिंग सीजन है, इनके बारे में लर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बेसिकली उन लोगों को मदद करता था ये सोचने में. तो लोगों ने कि हम इन्हें पाल कैसे सकते हैं, मतलब लोगों ने सोचा कि लेट्स हर्ड दैम, लेट्स रेयर, मतलब इनको चराना शुरू करते हैं, इनको पालना शुरू करते हैं. तो और इनको नोटिस कर करके, यही चीज़ें इनमें नोटिस कर करके, फिर जब इन्होंने स्टार्ट किया थिंकिंग कि हम इन्हें चराना शुरू करेंगे, पालना शुरू करेंगे, तो इनको लाइक यही चीज़ें इनको हेल्प करती है कि ये इनको पाल सके. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. उस समय फिशिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, लोगों ने फिशिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था. दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन ब्रीडिंग ग्रासेस इंक्लूड वीट. ये वो टाइम था जब कुछ ग्रेन बेरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ली, राइस भी ग्रो होते हैं नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. ठीक है. Men and women and children probably collected these grains as food and learned where they grow and when they ripen. These may have led them to think about growing plants on their own. तो देखो क्या हुआ उस समय पे, क्या हुआ, when several grain bearing grasses भी जैसे कि wheat, barley, rice इन सब कॉन्टिनेंट में नेचुरली ग्रो करती, ठीक है, नेचुरली ग्रो किया होगा. अब व्हेन चिल्ड्रन ने उन्होंने गैदरिंग करते समय इन्हें गैदर किया होगा, तो जब इन्हें गैदर किया होगा तो इन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, उस समय पे ये समझा होगा कि वीट जो है इस जगह पे ज़्यादा उगती है, इस समय पे ज़्यादा उगती है, और इस समय पे ये लोग जो है वो फुली राइपन हो जाते हैं, अच्छे से मतलब मैच्योर प्लांट बन जाते हैं. तो इस तरीके से इन लोगों ने सोचा कि हम भी ये ग्रो कर सकते हैं. ऐसा ये नहीं कि ये नेचुरली ग्रो होते हैं, लेकिन हम भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं. इसलिए इन्होंने सोचा कि ये सीजन में हम भी इन्हें ग्रो करेंगे, तो इन्होंने प्लांट्स ग्रो करना भी स्टार्ट किया. Names and dates. Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट ने काफ़ी लेंदी नेम्स दिए हैं जो टाइम हम अभी स्टडी, जैसे हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं ना वॉर्म प्लेसेस के बारे में, स्टोन एज के बारे में, तो बेसिकली आर्कोलॉजिस्ट ने इन्हें बहुत लंबे लंबे नाम दिए हैं. दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक. ठीक है, एक नेम दिया था, ठीक है, जो सबसे शुरुआती पीरियड होता है, मतलब कि जब दुनिया शुरू हुई थी, ठीक है, उसको हमने दिया था पैलियोलिथिक एज. सोच रहे हो, जो सबसे शुरुआती समय था कि इस समय से दुनिया शुरू हो रही है. तो दुनिया जिस समय से स्टार्ट हुई थी, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, उसको जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने पैलियोलिथिक नेम दिया था. अब ये दो ग्रीक वर्ड से आया है. दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन. तो ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज. अब ये द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. अब ये जो नाम है ये बताती है कि उस समय पे स्टोन टूल्स ज़्यादा मिलते थे. द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 million years ago टू अबाउट 12,000 years ago. ये पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 million years अगो से लेके 12 years अगो तक चला, मतलब 2 million years से अगो, दो 2 million सालों पहले से लेके 12,000 साल तक पैलियोलिथिक एज चल रहा था. दिस लॉन्ग स्ट्रेच टाइम इज डिवाइडेड इनटू. अब ये इतना लंबा टाइम है, 2 million साल से लेके 12 साल तक, 12,000 साल तक, ये जो टाइम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक. एक्चुअली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया. ठीक है, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, और वो पीरियड जब हमें एनवायरमेंट चेंज देखने को मिलता है, दैट इज बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is Mesolithic, मिडिल स्टोन एज. तो जब बिगिनिंग होता है, जब बिगिनिंग अबाउट, देखो, जब इन्वायरमेंट चेंजेस
देखने के लिए मिलता है। 12,000 साल के बाद हमें एनवायरनमेंट चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। थोड़ा वार्म कंडीशन आ जाता है और वो 10,000 साल तक चलता है। और उस टाइमलाइन को 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड को हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, मतलब मिडिल स्टोन एज कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। जो स्टोन टूल्स मेसोलिथिक टाइम पे पाए जाते हैं वो थोड़े टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एंड उन्हें हम लोग माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स प्रॉपर्ली स्ट्रक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन। जो बोन के हैंडल्स होते हैं उनमें स्ट्रक किया जाता है, या फिर वुड पे स्ट्रक किया जाता है, वुड पे फंसाया जाता है टू सॉ एंड सिकल्स, जिससे वो क्या बना सके, सॉज या सिकल्स, मतलब कि कुल्हाड़ी जैसी चीजें बना सके, या फिर जो सिकल्स बना सके, सिकल्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सिकल बना सके। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। और कुछ टाइम के बाद इसी तरह कुछ ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल को कंटिन्यू किया उन लोगों ने यूज करना। अब फिर नेक्स्ट स्टेज हम बताया जाता है कि 10,000 साल के बाद एक और स्टेज आता है जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं, लेकिन नियोलिथिक एज हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। तो many of the caves in which these early people lived have painting on the wall. Some of these best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. So basically हमें देखने के लिए मिलते हैं रॉक पेंटर्स, बहुत सारे caves जहाँ पे which these early people lived हैव पेंटिंग्स ऑन वॉल, जहाँ पे बहुत जहाँ पे पुराने लोग रहते थे, ठीक है, जैसे ये अर्ली पीपल, ये हंटर्स एंड गैदर्स जो केव्स में रहते थे, जैसे भीमबेटका में हमें केव देखने के लिए मिला था, वहां पे हमें कई सारी रॉक पेंटिंग्स देखने के लिए मिली है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा जो हमें रॉक पेंटिंग देखने के लिए मिली है वो हमें मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में मिले। रॉक पेंटिंग मतलब जो स्टोन होता था, जो पत्थर होते थे, उनमें लोगों ने ड्राइंग बनाई है, उसी को हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। और वो भी बहुत एक्यूरेसी से बनाई है, मतलब उस समय के लोग आर्टिस्ट भी होते थे। सोच रहा हूँ उनके अंदर आर्ट आर्ट भी था। Who did what? So we have seen that earliest people hunted, gathered plant produce, made stone tools and painted on the cave walls. तो हमने क्या चीज देखी कि जो बहुत मतलब पीछे के लोग होते थे, आदि क्या कह सकते हैं, लाइक हमारे एंसेस्टर्स, बहुत पुराने लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, समझ लो पैलियोलिथिक एज की बात की जा रही है, जब लोगों ने जस्ट इवॉल्व करना स्टार्ट किया था, ह्यूमन इवोल्यूशन जब देखने के लिए मिला था, उस समय पे लोग, हमने देखा था कि लोग हंट करते थे और प्लांट प्रोड्यूस गैदर करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, यानी कि और पेंटिंग्स बनाते थे केव्स में। तो इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटिंग और मैन गैदर फ्रूट्स एंड नट्स। तो वो बोलते थे क्या, क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें ये पता चले कि क्या उस समय में वुमेन हंट करती थी और मैन जो थे वो स्टोन टूल बनाते थे, या फिर वुमेन पेंटिंग्स बनाती थी, या फिर मैन फ्रूट्स को गैदर करते थे। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो। अगर वो बताया जाए तो बेसिकली हम अभी नहीं जानते हैं कि बेसिकली ये सारे लोग वुमेन करते थे या मैन करते थे। हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज है। इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वुमेन हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। या तो ये हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों ने मिलके ये सारी चीजें की हैं, एक साथ मिलके की हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन बाय वुमेन एंड अदर्स वर मेन। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टास्क जो है वो मेन ने किया है और कुछ टास्क जो है वो वुमेन ने किया है। एंड अगेन देयर कुड बी बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन ने ही किया है, मैन ने भी किया है, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट पे अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। Ostrich in India. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. अब ऑस्ट्रिचेस जो हैं वो इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स या शेल्स आर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। पटने पटने जो है वो पटने पैटने महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे ज्यादातर हमें ऑस्ट्रिच के एग्स के शेल्स मिले। डिजाइन वर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस व्हाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम। हमने ये देखा कि इनसे कुछ डिजाइन्स बनाए गए,
ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इन ऑस्ट्रिच एग से कुछ बीड्स बनाए गए। बीड्स का मतलब ज्वेलरीज में जो छोटे छोटे पेंडेंट टाइप के नहीं होते, उन्हीं को हम बीड्स कहते हैं। जैसे कि समथिंग ये माला होगा, उस पे ये छोटे छोटे बीड्स होते हैं, वो भी इन लोगों ने बना के रखे हुए थे ऑस्ट्रिच के एग से। अ क्लोजर लुक एट हुंगसी। हुंगसी भी एक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है। सो अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर। ठीक है। सो बेसिकली हुंगसी में बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स देखने के लिए मिलते हैं। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स used for all sorts of activities were found। तो कुछ साइट्स पर हमें बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो सारी हम एक्टिविटीज देखने के लिए, क्या हंटिंग हंटिंग गैथरिंग और वुड कटिंग, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे। These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट। ये ज़्यादातर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स होते थे, जहाँ पे ये लोग स्टोन टूल्स बनाते थे और वहीं पे रह जाते थे। In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made। और कुछ ऐसी ही स्मॉलर साइट्स हमें देखने को मिलती है, देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड। और वहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है उन स्मॉलर साइट्स में कि यहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे। सम ऑफ द साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग्स। कुछ साइट्स जो है वो स्प्रिंग के बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। मोस्ट वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। कुछ ज़्यादातर लाइमस्टोन से बने होते थे, विच वाज लोकली अवेलेबल, जो लोकली भी मिल जाते थे।